मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम आगे बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल की सीरीज में आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने लॉर्ड मिंटो का डिस्कशन किया था, जिनका टाइम 807 से 813 के दौरान माना गया है, सॉरी 1807 से 1813 के दौरान माना गया है। आज के लेक्चर में हम लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 के दौरान माना गया है। सेम कहानी है, कहीं पर डेट 1812 रहेगी, क्योंकि वही बात, नवंबर में अपॉइंटमेंट हुआ और वहां से वाया शिप भारत आते हुए समय लगेगा, तो भारत आके ऑफिस ज्वाइन होगा 1813 के दौरान। तो बुक्स में अगर 1812 भी है, 1813 भी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। हम अगर किताबों के मुताबिक जाएं तो 1813 से 1823 तक एक लंबा 10 इयर्स का इनका टेन्योर रहा, और ये बहुत बड़ी बात है। ओके, इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, ये वारन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। ये बंगाल के जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल हैं। ओके, और आप सभी जानते हैं इस समय भारत में ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, चलिए, किन सिचुएशंस में ये भारत आए और इनको किस तरह के लक्ष्य पूरे करने थे, क्या कार्य करने थे। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि लंबे समय से, फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद से ही 1797 ऑनवर्ड, फ्रांस और ब्रिटेन की राइवलरी की वजह से, जब फ्रांस में नेपोलियन का जन्म हो गया, उदय हो गया, तो नेपोलियन थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा था। उसने पूरे यूरोप में से तो ब्रिटेन को खत्म कर ही दिया। उसका टारगेट अब इंडिया में एंटर होना था, या तो अफगानिस्तान के वाया, ईरान के वाया, या फिर जो छोटे छोटे बंदरगाह थे मॉरिशियस, उनके वाया। लेकिन 1815 आते आते ये थ्रेट खत्म हो गया था। नेपोलियन एरा, नेपोलियन थ्रेट एंड था। इसकी वजह से लॉर्ड हेस्टिंग का माइंड अब फ्री है कि उसे बॉर्डर्स को सिक्योर करने की उस लेवल पे टेंशन नहीं है। वो अब इंडिया को प्लान कर सकता है, पहला चीज। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं 1760 में ब्रिटेन में प्रोडक्शन प्रोसेसेस में चेंजेस आए थे। प्रोडक्शन प्रोसेसेस में चेंजेस आए थे। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मशीन बेस्ड, जिनको कि स्टीम पावर से टरबाइन रन करके वर्किंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था, तो मशीन बेस्ड उनका प्रोडक्शन प्रोसीजर बिगिनिंग हो गया था 1760। 1800 तक आते आते 40 इयर्स मिलने के बाद ये मैच्योर हो चुका था। इस समय में इंडिया के साथ रिलेशन चेंज होंगे। वो क्या चेंज है, ध्यान से समझिए। देखिए, अभी तक जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1600 से लगभग 1800 तक, 200 साल तक एक डिमांड ये रहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर के तौर पर काम करे। भारत से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत है और वर्ल्ड लेवल पे है, टेक्सटाइल हैं, स्पाइसेस हैं, जेमस्टोन्स और अदर आर्टिकल्स, इन्हें प्रिक्योर करें और उन्हें इंटरनेशनली ट्रेड करके मुनाफे कमाए, प्रॉफिट कमाए। लेकिन अब समय बदल चुका था। पहली बात, लगातार ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसी, जिसके तहत भारतीय किसान खत्म हो रहा था, तो एग्रीकल्चर उस लेवल पे अब रहा नहीं। लगातार ब्रिटिशर्स की मोनोपोलिस्टिक प्राइसेस, जिसके तहत वो टेक्सटाइल हमारा परचेज करते थे, और वीवर के पास इतना भी नहीं इनकम होती थी कि वो अपनी इनपुट कॉस्ट को ही सपोर्ट कर पाए। इसकी वजह से हमारे वीवर खत्म होने शुरू हो गए। लगातार जो ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट दिए जाते थे, उसका अब्यूज करना, मिसयूज करना, जिससे हमारे ट्रेडर खत्म हुए। तो हमारे ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड एग्रीकल्चरल फार्मर्स, 3 वर्ग होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, तीनों खत्म हो रहे थे 1800 तक। इसकी वजह से पहली तो अब ब्रिटेन में चेंज हो चुका है इकोनॉमी का। अब ब्रिटेन में खुद 1760 से 1800 के बीच में उनके प्रोडक्शन हाउसेज न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्किंग हो चुके हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि उनकी मशीन में, फैक्ट्री में की गई मास प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में बिके। आप मास प्रोडक्शन तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब तक उस मास प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए एक मार्केट हो। अगर मार्केट नहीं हो
तो फैक्ट्री मास प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसकी इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी और लॉस होगा। ऐसे में इंडिया से प्रिकोर्स किए हुए सामान के लिए नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन जो कंज्यूम कर सकती है उसके तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ब्रिटिशर्स के लिए। तो अब उन्हें चाहिए इंडियन मार्केट, इंडिया को एज ए मार्केट देखते हैं। दूसरी बात, इंडिया में उनका प्रोडक्ट आकर के बिके, वर्ल्ड लेवल पे बिके, इसके लिए होना क्या जरूरी है? प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, तभी प्रॉफिट्स बहुत हाई होंगे। प्रोडक्ट सस्ता कैसे करता है कोई भी प्रोड्यूसर? कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए, इन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब ऐसे में लैंड का तो किराया आपको देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के पैसे भी चाहिए, सॉरी उसके स्किल्स के भी आपको रेम्यूनरेशन, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। कैपिटल जो आपने लगाया पूंजी, उस पर ब्याज भी आपको देना है, जो भी उसके बदले में बनता है वो देना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, या तो रॉ मटेरियल फ्री में या सस्ता मिल जाए, और या तो लेबर फ्री में या सस्ती मिल जाए। तो पूंजीवादी समाज यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने इन्हीं दो तरीकों को अपनाया। ऐसे में अब भारत से लगातार रॉ मटेरियल चाहिए ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड थी। भारत से शुगर केन चाहिए शुगर मिल के लिए, भारत से इंडिगो चाहिए, नील की खेती चाहिए उनके कपड़ों को रंगने के लिए, भारत से कॉटन चाहिए उनके टेक्सटाइल के लिए, भारत से जूट चाहिए उनके कपड़े थ्रेड बनाने के लिए, भारत से अदर प्लांट प्रोडक्ट्स चाहिए उनके बॉक्सेस, कार्टून, पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, बीन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो देखिए सिस्टम चेंज हो गया। आज भारत की ज़रूरत है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को कंज्यूम कराने के लिए एज अ मार्केट, और आज भारत की ज़रूरत है रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। तो इंडिया एक प्योर कॉलोनी बनेगी अब ब्रिटिशर्स की, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी और उनका बना हुआ प्रोडक्ट कंज्यूम करेगी। लेकिन ये सब चीज़ें तो करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। पहला, एग्रीकल्चरल प्रोसेस प्रोडक्शन कंटिन्यूसली, क्योंकि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि सही मात्रा में चीज़ प्रोड्यूस होती रहे, सही क्वालिटी की होती रहे, और जो ज़रूरत है जिस समय में उस समय पे होती रहे। ये तभी हो सकता है अगर फार्मर सेफ है, सिक्योर है। फार्मर सेफ और सिक्योर तभी हो सकता है अगर पॉलिटिक्स स्टेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन साउंड है, किसी तरह के कोई प्लंडरर्स या मरॉडर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसी के लिए सबसे पहला टारगेट ब्रिटिशर्स का ये था कि उनको पिंडारी खत्म करने थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो टारगेट लेकर के आए, वो पिंडारियों को खत्म करना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर को लुटने से बचाने के लिए। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो, कंट्री में स्टेबिलिटी हो, ये जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप भारत को एज अ बाजार विकसित करना चाहते हैं तो यूरोपियन प्रोडक्ट यहाँ पे लाके बेचने हैं, उसके लिए पहले मंडी सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन लाइन, हाईवेज, वाटरवेज, नेटवर्क सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए, उनमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हाईवे प्लंडरर्स होंगे, ट्रेडिंग और मर्चेंट कम्युनिटी जो है वो सामान की ट्रांजैक्शंस नहीं करेगी, वो लूट लिए जाएंगे, मंडियां खाली रहेंगी। तो इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ला के बेचने के लिए आपको हाईवेज और मार्केट सेफ एंड सिक्योर करनी थी, तो पिंडारी खत्म करने जरूरी है। तो अल्टीमेटली पिंडारी पहले रडार पे हैं किनके? ब्रिटिशर्स के। लॉर्ड हेस्टिंग के सामने ये टारगेट है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ इंडिया का रिलेशन अब बदल गया है। 40 साल से वहाँ पर स्टीम बेस्ड पावर से जो टर्बाइन घूम रही हैं, वो जिस तरह की प्रोडक्शन कर रही हैं, उन प्रोडक्शन के बेसिस पर अब वहाँ मास प्रोडक्शन होने लगी है। आज भारत में उसे बेचना है। अब भारत का टेक्सटाइल नहीं चाहिए, अब भारत के प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स और स्पाइसेस यहाँ से नीड नहीं है। अल्टीमेटली सिचुएशन सारी रिवर्स हो गई है। अब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए, उसे बंद करो। अब इंडिया में कोई टेक्सटाइल प्रोड्यूस ना हो, वरना यूरोपियन टेक्सटाइल को चैलेंज मिलेगा। भारत की मंडी में यूरोपियन टेक्सटाइल नहीं बिकेगा, इंडियन टेक्सटाइल बिकेगा। तो इस तरह के सिचुएशंस आ चुके हैं, और उसी के तहत लॉर्ड हेस्टिंग की पॉलिसीज भी रहेंगी। दूसरा स्टेप, आप पिंडारीज को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप पिंडारीज के सपोर्टर को खत्म नहीं करेंगे। और लंबे समय से ऐसा माना जाता था कि मराठास पिंडारी के सपोर्टर हैं, इसलिए मराठास को खत्म करना जरूरी, पहली शर्त पिंडारी के लिए। दूसरा, मराठास जो कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 के बीच में अपनी इंडिपेंडेंस तो लूज कर चुके हैं ब्रिटिशर्स को सब्सिडरी अलायंसेस साइन करके, लेकिन स्पिरिट आज भी लूज नहीं हुई। मराठा कभी बंदिश में नहीं रहते, लगातार वो सर उठाएंगे, आज़ाद होना चाहेंगे, जिसके लिए वो टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल नहीं रहने देंगे, लगान प्रॉपर इकट्ठा नहीं होने देंगे,
लोगों को लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म फॉलो नहीं करने देंगे। ये सारी परेशानियां होंगी। इसके लिए मराठास को कंप्लीटली सब्जुगेट करना होगा, अपने अधीन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसलिए मराठा रडार पे रहेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज हैं, जो इतने नए सारे एरियाज अब आपने जीत लिए, उन्हें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना टारगेट पे रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसी, कम से कम खर्चे से दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ब्रिटिशर की एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, वो फॉरनर्स हैं। भारत में हमेशा फॉरनर आते रहे। मोहम्मद घोरी आया, उसके बाद ऐबक, ऐबक भारत का ही हो गया। सल्तनत शासकों ने भारत को ही अपना माना। उसके बाद बाबर आया, मुगल, मुगल भारत के ही हो गए। जीवन यहीं बिताया, यहीं से कमाते थे, यहीं लगाते थे। ये एक ऐसे शासक आए हैं विदेश से जिन्होंने इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनी के तौर पे पाला। होम कंट्री इनकी लंदन ही थी। सारे ऑफिसर यहाँ काम करेंगे, सैलरी वहाँ जाएगी। सारी एक्टिविटीज रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा करेंगे, पैसा लंदन जाएगा। तो ये एक तरह से चूसने वाले लोग थे। ऐसे में इनके लिए हमेशा यही था कि या तो कभी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े, और जब धीरे धीरे कंपनी वाले एक्टिविटीज वाइंड अप कर दी गई, कमर्शियल ऑपरेशन एंड कर दिए, सिर्फ पॉलिटिकल पावर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल पावर के तौर पे इतना रेवेन्यू इकट्ठा करें, इतनी ड्यूटीज इकट्ठी करें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्राउन, वहाँ का सम्राट, उसकी जेबें ज़्यादा से ज़्यादा भरे। तो पॉलिटिकल पावर के तौर पे यू नीड रेवेन्यू टू फिल द कॉफर्स ऑफ द क्राउन ऑफ ब्रिटेन, और बीइंग ईस्ट इंडिया कंपनी यू नीड कमर्शियल प्रॉफिट, यू नीड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर। तो ये कभी भी भारत में प्रशासन देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए फालतू खर्चा नहीं करेंगे। कोशिश हमेशा ये रहेगी कि कैसे इंडिया को मैनेज अपने इंटरेस्ट के लिए किया जाए, लेकिन खर्चा इंडियन से कराया जाए। ये टेंडेंसी यहाँ पर मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। और अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर जो खड़ा था वो ये था, देखिए इस समय तक सिचुएशन बदल चुकी थी। आप सबको पता है, लगातार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए ब्रिटेन से कई तरह के वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा लॉज आते रहे हैं। इन्हें हमने कभी रेगुलेटिंग एक्ट कहा है, कभी चार्टर एक्ट कहा है। ये एक्ट जब भारत में आते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाइयों को, उनके वर्किंग को, उनके फिनोमेना को कंट्रोल करते थे। इसी के तहत 1813 का चार्टर एक्ट जो लॉर्ड मिंटो के समय में आया था, उसमें ही ये ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल बॉडी के तौर पे नहीं रह गई। इसलिए 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू किया था, उस चार्टर में जो क्लॉज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स रखती है, मतलब ना तो ब्रिटेन का कोई नागरिक, ना ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अगर आपको भारत से ट्रेड करना है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर बनिए, इंडिविजुअली नहीं कर सकते। ऐसे में 1813 के उस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट चाय। टी के, चाय के मामले में आज भी कर सकते हैं, और चाइना, चाइना के साथ आज भी एक्सक्लूसिव ट्रेड इन्हीं का है। तो चाय और चाइना के मामले में एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट है, बाकी इंडिया से सारा ट्रेडिंग राइट खत्म। जो ये इस बात को रिकॉग्नाइज करता था कि भारत में एग्जिस्ट कर रही ब्रिटिश मशीनरी को अब कमर्शियल नहीं, पॉलिटिकली ज़्यादा बिहेव करना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के सामने ये सिचुएशन भी खड़ी थी। इन ग्राउंड्स के साथ लॉर्ड हेस्टिंग भारत में कार्यवाही करेंगे, और उन कार्रवाइयों के तहत क्या क्या नतीजे निकलते हैं, अब हम उन्हें समझते हैं, तभी हमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो ध्यान से समझो, अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो 1801 में जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत थे, तब एक परिवर्तन आया था। अवध के नवाबों के साथ 1801 में सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी कर ली गई थी, और उस सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के तहत इतनी बड़ी सेना खड़ी की गई, इतना रेजिडेंट का खर्चा, कि अवध के नवाब से ये कहा गया कि पैसे की बजाय आप अपनी हाफ टेरिटरी हमें दे दो, वहां से जो लगान इकट्ठा होगा उससे खर्चा चला लेंगे। उस हाफ टेरिटरी में लगभग गोरखपुर का इलाका, रोहिलखंड का इलाका और गंगा यमुना दोआब का इलाका सारा कवर होता था। तो इम्पोर्टेंट हाफ एरियाज ब्रिटिशर्स ले गए थे अवध से 1801 में, ऑन द नेम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्म फोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ द अवध, टू प्रोवाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ द रेजिडेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, इसके तहत क्या हुआ, अगर आज आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आप बाय ट्रेन जाइए, गोरखपुर के बाद बिहार की शुरुआत हो जाती है। ओके, और अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो गोरखपुर, ट्रेन पे लेफ्ट हैंड साइड बहुत भव्य जंगल है, जंगल के उस पार नेपाल है।
तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, बस्ती, ये सारे एरियाज नेपाल से बॉर्डर शेयर करने का काम करते हैं। ओके, अब 1801 की सब्सिडरी अलायंस की वजह से आप ये इंपॉर्टेंट रीजन ले गए हैं गोरखपुर का, ऐसे में कुछ चेंजेस होंगे। अब हम आते हैं नेपाल पे। क्यों बात हो रही है नेपाल की? क्योंकि भारत आने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग का सबसे पहला इशू जो होगा वो होगा एंग्लो नेपलीज वॉर, द गुरखा वॉर। ओके, तो गुरखा वॉर हमें समझनी जरूरी है। और नेपाल की बात करते हैं। देखिए, जब हम नेपाल की बात करते हैं तो इतना तो क्लियर है, हिमालयन स्टेट है। एक वैली आती है जिसे काठमांडू वैली कहते हैं। मेन जो बैकबोन है नेपाल की इकोनॉमी की, वो काठमांडू वैली। अब हुआ क्या, 1768 तक एक रूलर्स यहाँ पर रूल किया करते थे। इन रूलर को कहते थे मल्ला शासक, मल्ला रूलर। और इन मल्ला रूलर्स में जो लास्ट रूलर है 1722 से 1768 तक, 1722 से 1768 तक, इसका नाम था रंजीत मल्ला। अब रंजीत मल्ला यहाँ पे शासन कर रहा है। कहाँ शासन करते थे ये? अगर आपसे कोई टेरिटरी पूछे तो इन्हें बख्तापुर के मल्ला कहते हैं। बख्तापुर को अगर मैं पंजाबी में कहूँ पगतापुर, मतलब द लैंड ऑफ डिवोटीज, भक्त, तो भक्तापुर के मल्ला। दूसरा, अगर भक्तापुर कभी एक विलेज के तौर पर ही, जो मेन विलेज है दैट इज भटगांव, तो भटगांव के मल्ला, भक्तापुर के मल्ला, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रंजीत मल्ला, अगर आज आप नेपाल जाते हो घूमने के लिए, आप पशुपतिनाथ का मंदिर तो देखते हो, आप एक मंदिर और देखते हो दैट इज बटसाला मंदिर। ये इनके द्वारा बनाया गया है खास स्टाइल में। अब इसके द्वारा आपको रंजीत मल्ला का नाम याद रहेगा। जब रंजीत मल्ला का शासन था उस समय क्या हुआ, वेस्टर्न हिमालयज में रहने वाले गुरखाज ने ईस्ट में अटैक कर दिया रंजीत मल्ला पे, मल्ला डायनेस्टी पे, मल्लाज ऑफ भटगांव, मल्लाज ऑफ बख्तापुर। और 1768 में मल्लाज को खत्म करके गुरखों ने नेपाल अपने अधीन कर लिया। ओके, 1768 ऑनवर्ड गुरखाज हमेशा अपनी टेरिटरी को नेपाल से एक्सटेंड करने के प्रयास करते रहे। आसपास के पहाड़ी इलाकों को जीता और धीरे धीरे ये गंगा के मैदानों तक आ गए। अब गंगा के मैदानों में आने के बाद 1801 में इधर से ब्रिटिश बढ़ रहे हैं अवध के नवाब से सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के नाम पर, सेना के खर्चे के लिए गोरखपुर और बाकी रीजन लिए। उधर से मल्लास को हरा करके गुरखास बढ़ रहे हैं। 1801 में एक सिचुएशन आ जाती है, कॉमन बॉर्डर आ जाता है दोनों के बीच, ऊपर गुरखा नीचे ब्रिटिश इन द गोरखपुर। ऐसे में जो गुरखा है लड़ाके, उनके द्वारा लगातार कुछ ऐसी टेरिटरीज पर अटैक किया जाता है जो ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि उन पे हमारा अधिकार बनता है। जैसे बुटवाल, जैसे बुटवाल में ही एक जगह थी जिसका नाम था शिवराज। शिवराज हमारा शिवराज ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, बुटवाल एंड शिवराज। 1801 में गुरखों ने बुटवाल और शिवराज जीत लिया। वेलेस्ली ने बोला कोई बात नहीं, बिना ओपन कन्फ्लिक्ट के वेलेस्ली ने बुटवाल एंड शिवराज वापस ले लिया। स्कर्मिशेस चलती रही, झड़पें चलती रही, बट कोई टेंशन नहीं। 1814 भारत में कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। इस समय में क्या किया गुरखाओं ने? बुटवाल में 3 पुलिस चौकियों पर आक्रमण कर दिया। ये चीज जो है सही नहीं लगी हेस्टिंग को, और उसने ये माना कि ये सीधा सीधा हमारी अथॉरिटी का अटैक है, ये हमें एड्रेस ही नहीं करते कि बुटवाल हमारी टेरिटरी है। उस समय में उसने ये तय किया कि आक्रमण होना चाहिए और इन्हें खत्म किया जाएगा। अब इस आक्रमण के तहत सेना सज्ज की जाएगी, तो उसने ये डिसाइड किया कि यमुना से लेकर के कोसी तक जितना हिमालयन टेरिटरी है सारी चोक कर दो और सारी की सारी अटैक कर दी जाए। ओके, यमुना से लेके कोसी तक जितना हिमालयन एरिया है चोक कर दिया जाए और अटैक कर दिया जाए, इनका सुपड़ा ही साफ करो परमानेंटली। ऐसे में चुना गया सबसे जबरदस्त लड़ाका। कौन सा लड़ाका? जिसने वेल्लोर की म्यूटिनी 1806 में सप्रेस की, रोला जिलेस्पी। किस लड़ाके को चुना अंग्रेजों ने? जिलेस्पी। 34,000 सैनिक। आप देखिए, इतनी बड़ी सेना तो कभी सजाते ही नहीं है ब्रिटिश, ये तो कुछ 100 लोगों को लेके लड़ लेते हैं, लेकिन सामने गुरखे थे, वर्ल्ड के बेस्ट सोल्जर। आज भी अगर भारतीय सेना की बात करें तो गुरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट बेस्ट रेजिमेंट।
अब गुरखा लड़ाकों से युद्ध है तो 34,000 तो भेजने पड़ेंगे। तो 34,000 लड़ाके जिलेस्पी के अधीन भेजे गए और पहाड़ी किला कलागाना छुड़वाना था उस समय में, नहीं छुड़वा पाए, मुंह की खानी पड़ी जिलेस्पी को। तो अंग्रेजों की करारी हार गुरखा बैटल में 1814 की कहानी। समय आगे बढ़ा, हारते नहीं थे अंग्रेज, कंटिन्यूसली लगे रहते थे, इस वजह से चीजें जीत जाते थे। मैरिनटेल सेना लेकर के पहाड़ी किला जयकोटा मुंह की खानी पड़ी, हार गया वापस। दो दो जर्नैल जबरदस्त करारी हार गुरखों से लेकर के, लेकिन मोराल लूज नहीं किया। 1815 कंटिन्यूटी में चल रहा है। दो पर्सन, ये जर्नल नहीं कर्नल है, कर्नल निकोलास एंड कर्नल गार्डनर। निकोलास एंड गार्डनर, निकोलास और गार्डनर को भेजा गया और यहाँ पर इन्होंने सफलता दिलाई। निकोलास और गार्डनर ने गुरखों से अल्मोड़ा, उत्तराखंड जाते हो ना, अल्मोड़ा जीत लिया। ये बहुत बड़ी जीत थी। थोड़ा सा ही आगे मई 1815 सबसे प्रतापी योद्धा निकाला अंग्रेजों ने अपना, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी वही है जिसने 1808-9 में सतलुज के किनारे डेरा डाल लिया था और इसे भांपते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने फ्रेंडशिप की ट्रीटी करना ही सही समझा। तो ऑक्टरलोनी पंजाब के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माना गया है। तो डेविड ऑक्टरलोनी के अधीन सेना सज्ज की गई। डेविड ऑक्टरलोनी ने आक्रमण किया और यहाँ के मेन रूलर अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा से मलाव जीत लिया। मलाव जीतने के बाद गुरखे कमजोर पड़ गए। उन्होंने देखा कि नहीं, इससे आगे नहीं युद्ध करना ठीक नहीं। उन्होंने ट्रीटी के लिए रजामंदी दे दी, लेकिन हेस्टिंग की शर्तें इतनी सख्त थी कि ट्रीटी फॉलो नहीं हो सकती थी। ऐसे में जो गुरखा लड़ाके थे उनके अंदर भी शासक बदले और ये शासक वॉर प्रेफर करते थे, ट्रीटी नहीं। उधर भी पॉलिटिक्स चेंज, इधर से शर्तें बड़ी मजबूत, शर्तें पाले हो ही नहीं सकती। गुरखा ने युद्ध कंटिन्यू करने की बात की। 1815 के लास्ट मंथ नवंबर दिसंबर में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन वापस ऑक्टरलोनी को कमान मिली। 28 फरवरी 1816। इसके अब किताबों में ब्रिटिशर्स की, क्योंकि शब्दों को पुकारने का तरीका अलग हुआ करता था, लिखे किसी और वे में जाते थे, ठीक है। तो ऐसे में माकनपुर, MAKWANPUR, मकवानपुर लिखा है ना, बेसिकली माकानपुर। माकनपुर काठमांडू वैली 8 किलोमीटर ईस्ट अटैक किया गया ऑक्टरलोनी के द्वारा। पिच्ड बैटल, युद्ध के मैदान में बैटल हुई, खत्म कर दिए गए गुरखे और फिर गुरखों ने ट्रीटी साइन की। इसे कहा गया है द ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली की संधि। एक बात मैं आपको बता दूं, आज दिन तक लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो ट्रीटीज कंक्लूड हुई हैं नेपाल के साथ या सिक्किम के साथ, आज दिन तक वो फॉलो हो रही हैं बॉर्डर्स को लेकर के। आज हमारे और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो काली नदी है, काली करनाली, और ये काली नदी वाला बॉर्डर डिसाइड इस ट्रीटी ऑफ सगौली से होता है। तो नेपाल और उस समय के ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, आज दिन तक वह बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। हमने काला पानी प्रोजेक्ट पे लेक्चर भी दिया है और वो ट्रीटी जो थी, सगौली की ट्रीटी थी, हेस्टिंग के समय में की गई साइन नेपाल के साथ। उसके तहत काली नदी को बॉर्डर माना, जैसे यहाँ पे नेपाल है, काली नदी, और यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है। ओके, आई बात समझ में। तो अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ सगौली आपसे कभी पूछी जाए तो आप आंसर देंगे इंडिया बिटवीन नेपाल, एंग्लो बिटवीन गुरखा, और ये एंग्लो गुरखा बैटल का रिजल्ट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप अब भूलेंगे नहीं। क्या नतीजा निकल कर के आया? बहुत नुकसान हुआ गुरखाओं को। कैसे? सबसे पहले गुरखाओं से कुमाऊं गढ़वाल चला गया, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल और गंगा के मैदानों को गुरखा ने जीता था, तो उनका लेजिटिमाइट नहीं बनता था। आज भी आप कुमाऊं गढ़वाल जाइए, आपको गुरखा कम्युनिटी फील हो जाएगी। उत्तराखंड जाइए आप, तो कुमाऊं गढ़वाल उनके हाथ से गया। इसी को जीतने के बाद जहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर मिलिट्री स्टेशन बनाए थे कभी ब्रिटिशर्स ने, आज वो उनके समर कैंप और रिट्रीट कैपिटल्स बन गई, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। तो शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल आपको एंग्लो गुरखा वॉर के बाद ही मिले हैं, 1816 के बाद। ये लड़ने की चौकियां हुआ करती थी, बाद में ये रिट्रीट वेकेशंस के तौर पर जाने गए।
रिट्रीट कैपिटल्स भी बनी, गर्मियों में गवर्नर वहाँ चले जाते थे क्योंकि ब्रिटेन हाई लैटिट्यूड पे आता है, बहुत ठंडा वातावरण होता है। दूसरी जो शर्त मनवाई गई इन गुरखाओं से वो ये थी कि आज के बाद ये सिक्किम सिक्किम पे कोई अधिकार नहीं रखेंगे, सिक्किम को हमेशा के लिए आज़ाद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिक्किम के साथ ब्रिटिशर्स को ट्रीटी करनी थी। और तीसरा, हिमालय की तलहटियों पे, फुट हिल्स पे, गंगा के मैदान से सटता हुआ इतना एक्सटेंसिव तराई का एरिया, सारे एरिया पे अपना कंट्रोल लूज करेंगे गुरखा। तराई दे दिया, कुमाऊं गढ़वाल दे दिया, सिक्किम दे दिया। तराई बैकबोन हुआ करता था इकोनॉमी की, कुमाऊं गढ़वाल इंपॉर्टेंट होता था स्ट्रेटेजिकल लिंक के लिए, सिक्किम इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बहुत बड़ा ड्रॉप, बहुत बड़ा नुकसान हुआ गुरखाओं का, लेकिन ये सबसे ज्यादा मानी गई ट्रीटी है, आज़ादी तक चली है, किसी ने इसे ब्रेच नहीं किया। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। अब सिक्किम के साथ करार किया गया ठीक 1 साल बाद, फरवरी 1817, और सिक्किम को ये कहा गया कि मेची और टिस्टा नदी के बीच का एरिया आपका। ऐसे में क्या किया हेस्टिंग ने मास्टर स्ट्रोक खेले। सबसे पहले रशिया ऊपर से आएगा जब भी कभी आक्रमण करने, तो रशिया और भारत के बीच में खड़ा है नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में खड़ा है सिक्किम, भारत और चाइना के बीच में खड़े हैं नेपाल और सिक्किम, भारत और भूटान के बीच में खड़ा है सिक्किम। तो सिक्किम और नेपाल को एक बफर बना के रख दिया। समझ आई बात? चाइना से, भूटान से और रशिया से, सेंट्रल एशियन ताकतों से, ये उसकी वाइजेस्ट चाल थी। अगला बेनिफिट क्या मिला? कुमाऊं गढ़वाल आ जाने की वजह से ब्रिटिशर्स के रूल का फ्रंटियर सीधा माउंटेन्स तक चला गया। अब यहाँ तक फ्रंटियर बना हुआ है। तीसरा, अब डायरेक्टली भारत से सेंट्रल एशिया के साथ कांटेक्ट बनाए जा सकते हैं। कुमाऊं गढ़वाल हाथ में आ गया तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कांटेक्ट आ सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिच फर्टाइल एरिया ऑफ द तराई, बाद में ये तराई होगा जहाँ पे अलग अलग खेतियां कराएंगे इंडिगो की और बाकी। और आज भी तराई में जाके देखे तो शुगर केन बेल्ट यूपी का यहीं पे है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट हुए, फ्रंटियर एक्सटेंड हुआ और नेचुरल बॉर्डर मिल गया हिमालय का। अदरवाइज नेचुरल बॉर्डर नहीं था। अवध को, गोरखपुर को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे तो मैदान है, कोई भी मैदान में आगे युद्ध करेगा। लेकिन अगर हम हिमालय पर्वत तक चले गए तो नेचुरल बॉर्डर है, उसे उछल करके कोई नहीं आ सकता। हम हाईएस्ट पोजीशन पर रहेंगे, खत्म कर देंगे। तो नेचुरल साइंटिफिक बॉर्डर चाहिए था नॉर्दर्न रीजन में, कम्युनिकेशन लिंक चाहिए था सेंट्रल एशिया से, बेटर वे में डील करने के लिए रशिया और फ्रांस के थ्रू बफर क्रिएट किए गए सिक्किम और नेपाल के तौर पर चाइना, रशिया एंड भूटान को कंपैरेटिवली, और अपने आप को ऑर्गेनाइज किया गया। ये सारे बेनिफिट मिले। और इसके बाद इसी ट्रीटी के तहत नेपाल पर दोबारा कभी आक्रमण नहीं करेगा ब्रिटिशर, इस वादे के साथ बड़े पैमाने पर सैनिक दिए गए गुरखा, और इन्हीं गुरखा सैनिकों के दम पर पूरे भारत को कंट्रोल किया है। और यही गुरखा सैनिक है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में धज्जियां उड़ा दी थी विद्रोहियों की। तो गुरखा रेजिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के लिए, भारत को कंट्रोल करने के लिए। वो गुरखे मिले हैं इस समय के बाद। इवन युद्ध कंक्लूड होने से पहले, ट्रीटी होने से पहले ही ऑक्टरलोनी ने 3 बटालियन गुरखों की तैयार कर ली थी। इतना फैन हो गया था वो इन सोल्जर्स का। ओके, तो ये थी एंग्लो गुरखा बैटल लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1814 से 1816। ये लॉब, ये जर्नैल जिनके नाम आपको नहीं भूलने हैं, शुरुआत जिलेस्पी से की गई थी, उसके बाद निकोलास, उसके बाद गार्डनर, उसके बाद ऑक्टरलोनी, अलग अलग सेक्शन। रंजीत मल्ला का नाम आपको याद रखना है, गुरखा अमर सिंह थापा, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं पिंडारी और मराठा की। देखिए, पिंडारियों का इतिहास मिलता नहीं जल्दी, इनके ओरिजिन के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, इनका विवरण मिलता है अलग अलग समय पर। इनके नाम को लेकर के कई तरह के संशय हैं कि नाम कहाँ से आता है। जो मोस्ट प्रोबेबल एंड एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो यही है कि मराठी भाषा में एक खास तरह का अल्कोहलिक लिक्विड पिया जाता था, उसका नाम होता था पिंड। तो जो पिंड को पीते थे वह पिंडारी थे। ओके, ये इस वजह से नाम पड़ता है। दूसरी बात, इन्हें किस फॉर्म में याद करता है इतिहास? देखो, ऐसा कहा जाता था कि ये मरॉडर्स थे, लुटेरे थे, बारबेरियन थे। ये मक्खियों के उस झुंड की तरह गुजरते थे जिसे लोकस्ट वॉर्म कहते हैं, जिधर से गुजरते थे उसे बस उजाड़ जाते थे, रौंद देते थे। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स के हवाले से लिखी हुई किताबें हम पढ़ते हैं बहुत बार, लेकिन कुल मिलाकर के ये कई तरह की परिस्थितियों के सताए हुए थे। जिस तरह का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में बना मुगलों के लास्ट टाइम में, औरंगजेब के लास्ट टाइम में,
और फिर जैसे उसे कैरी फॉरवर्ड किया लेटर मुगल रूलर, छोटे छोटे रीजनल स्टेट, और फिर बाद में आने के बाद ब्रिटिशर्स ने, इसने एक पेरेनियल कंडीशन ही प्रमोट की जिससे एक वर्ग कभी कहीं सेटल ही नहीं हो पाया। इसलिए पिंडारियों को द डेब्रिस ऑफ द मुगल्स कहते हैं, मुगलों का डेब्रिस। इसको कोई रिजिम प्राप्त नहीं हुई, ये कहीं नहीं टिक पाया। देखो, गवर्नरों ने तो अपनी किंगडम बना ली, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, जमींदार भी कंटिन्यू हो गए, जागीरदार भी कंटिन्यू हो गए, पिंडारियों को ठिकाना नहीं मिला। पिंडारियों का सबसे पहला विवरण कहाँ मिलता है? 1689, जब मुगलों के महाराष्ट्र पर आक्रमण हुए। आप जानते हैं आक्रमण कौन कर रहा था? औरंगजेब। मुगलों के समय में जब आक्रमण 1689 में मराठा टेरिटरी में हुए, कौन आक्रमण कर रहा था? औरंगजेब। किस पे? शिवाजी के वंशज। कौन? संभाजी। दर दर संभाजी ढूंढे जा रहे थे। ऐसे में उन आक्रमण के दौरान पहला जिक्र मिलता है पिंडारियों का। ऐसा कहा जाता है कि पिंडारियों को एज ए लूज ऑक्सिलरी, सहायक सेना के तौर पर यूज किया जाता था। लेकिन बाजीराव वन का समय आते आते 1720 ऑनवर्ड प्रॉपरली इनका जिक्र आने लगा, और क्लियर है कि बाजीराव वन की सेना में पिंडारी एज अ ऑक्सिलरी फोर्स यूज होते थे। और बाजीराव और पेशवा इन्हें सैलरी नहीं देते थे इनकी सर्विसेज के बदले में, इन्हें अनुमति देते थे प्लंडर करने की, कि अब तुम प्लंडर कर सकते हो। इस सिस्टम को भी समझेंगे, मराठा के साथ इनके रिलेशन को भी समझेंगे। आइए समझते हैं कि पिंडारी किस धर्म से थे। पिंडारी का कोई रिलीजन नहीं था, पिंडारियों का कोई रीजन भी नहीं था, इनकी कोई एक कल्चरल प्रैक्टिस या कोई ट्रेडिशन नहीं था। ये होमोजीनियस क्लास नहीं थे, ये हेट्रोजीनियस सेगमेंट थे। कैसे? इनमें हिंदूज भी थे, इनमें मुस्लिम भी थे, इनमें का अफगानी भी थे, पठानी भी थे, ऊंचे भी थे, नीचे भी थे, सिटी लाइफ के लोग भी थे और विलेजर्स भी थे। हर सेगमेंट से इसमें लोग कॉन्ट्रीब्यूटेड थे। तो इसलिए इनका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, कोई क्लैन नहीं था, कास्ट कल्चर मैनर नहीं था। फिर ये जुड़े कैसे थे आपस में? या तो कौम के आधार पर आदमी जुड़ता है, या क्लास, या कोई रिलीजन या रीजन कॉमन होना चाहिए। इनको जोड़ने वाली ताकत कौन थी? इनके जुड़े रहने का आधार, इनको जोड़ने वाली ताकत थी प्लंडर, लूट। लूट के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य से ये सभी एकजुट होते थे, और लूट आपस में बंटनी चाहिए। ऐसे में इनमें आपस में भी युद्ध हो जाया करते थे, ये हमें समझ के चलना होगा। अब मुद्दे की बात क्या हो गई? समय आगे बढ़ा और ब्रिटिशर्स के समय में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि चीज़ें बदल गई। 1761 बैटल ऑफ पानीपत 3, बालाजी बाजीराव का समय। मराठा अहमद शाह अब्दाली से परास्त हुए, पेशवा का रुतबा कम हुआ और मराठा सरदार इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे में जो पेशवा के अधीन इतने बड़े पैमाने पर पिंडारी कार्य किया करते थे, जैसे जब बैटल ऑफ पानीपत 3 लड़ा जा रहा था, तब भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस समय में भी मराठाओं की सेना में और कोई हो ना हो, एक बहुत बड़ा सेक्शन किनका था? 15,000 पिंडारी, 15,000 पिंडारी यूज हुए थे। अब समय बीत जाने, आ जाओ निकलो, कोई बात नहीं, 15,000 पिंडारी यूज हुए। युद्ध में हम हार गए, मराठा हारे, तो उन पिंडारियों का क्या किया जाएगा? पिंडारी बेरोजगार है। पेशवा या कि उनका जो फादर, यानी कि उनको जो पोषित करने वाला शासक है, वह खुद ही धराशायी हुआ पड़ा है।